टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। प्रीडेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो रहा है, सेम रिसोर्सेज के लिए, फूड और या हैबिटेट स्पेस के लिए कोई भी दो स्पीशीज़, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं और इस कंपटीशन में कभी ना कभी एक जीतेगा और एक हारेगा। सो जब भी दोनों का बारी बारी से लॉस होगा, है ना। सो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, डार्विन ने इसके बारे में जब बात करी तो उसने बोला अनरिलेटेड स्पीशीज कैन कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। एग्जांपल, साउथ अमेरिका लेक्स में फ्लेमिंगोज एंड वहाँ की जो फिशेस हैं उनमें कंपटीशन था फॉर फूड। वो फूड क्या था, जू प्लैंक्टन। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग। ठीक है, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resource, food or space are abundant. Okay, मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल होने के बाद भी एक डोमिनेट करेगा दूसरे को। ओके, सो अगर हम कंपटीशन की डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज इट? कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन द लैब्स। एक्सपेरिमेंट लैब में करते रहते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। When resources are limited, कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? साइंटिस्ट हैं गॉस, ठीक है, और भी कुछ कर रहे थे कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। नेचर में इतना नज़र नहीं आया, लेकिन लैब में तो ये चीज़ प्रूफ हुई कि जो स्पीशीज़ सुपीरियर है वो रहेगी और इन्फीरियर स्पीशीज़ को वो हटा देगी। ठीक है, एक एग्जांपल है, गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए जब उस आइलैंड में गोट्स को लाया गया। क्यों? क्योंकि गोट्स ग्रास खाने की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, तो गोट्स ज़्यादा घास खा लेती थी, टॉर्टोइस नहीं खा पाते थे और उसकी वजह से वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। एक और एविडेंस है, कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं उसको। अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया because of the presence of a competitively superior species is found to expand its range when the
कॉम्पिटिटिव स्पीशीज इज रिमूव्ड। ठीक है, स्पीशीज ए और बी किसी एरिया में प्रेजेंट हैं, बट इसमें अगर हम कह रहे हैं स्पीशीज बी इज़ मोर सुपीरियर, तो वो ज़्यादा एरिया ले रही है, ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही है, ए को कम दे रहे हैं। और इसको प्रूफ कैसे हुआ? कॉम्पिटिटिव रिलीज के थ्रू। मीन्स अगर हमने यहाँ से बी को हटा दिया तो इस एरिया में बी को हटाने से ये जो ए है ये ग्रो करना शुरू कर दिया। ओके, इसका एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किसने किया? कॉर्नेल ने। ठीक है, कहाँ पर किया? स्कॉटलैंड में, रॉकी सी ऑफ स्कॉटलैंड में। और उसने देखा सुपीरियर बार्निकल बैलेनस सुपीरियर है, वो इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करते हैं स्मॉलर बार्निकल से। ठीक है, in general herbivores and plants are more adversely affected by competition than carnivores. कार्निवोर्स शिकार एक का नहीं होगा, दूसरे का करेंगे। हर्बीवोर्स लिमिटेड प्लांट्स को खा रहे हैं और प्लांट्स को भी लिमिटेड एरिया कंडीशन है, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। अच्छा, गॉस ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था पीछे, हमने अभी उसके बारे में बात करी थी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल बनाया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the inferior one will be eliminated eventually. इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, किसने दिया? गॉस ने। ओके, अब ये कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत स्पेस है, तो ये जल्दी नहीं होने वाला। ओके, स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म। ठीक है, जिसको खाना नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, तो वो कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए एडेप्टेशन कोई मैकेनिज़म्स करती हैं जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। और ऐसा ही एक मैकेनिज़्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या हो रहा है बेटा? टू स्पीशीज़ compete कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो कंपटीशन ना हो, कोई एक स्पीशीज़ अपना टाइम या अपना खाने की जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका साइंटिस्ट मैकैथर ने दिखाया कि वार्बलर्स, रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ वार्बलर्स, एक बर्ड की बात हो रही है। ठीक है, वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं, सेम ट्री पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने खाने के लिए अपनी जो फॉर्जिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट कर लिया। ट्री पर हैं, अलग अलग एरिया में खा रही हैं। ठीक है, वो नीचे बैठे हैं पेड़ के, तो वो ऊपर बैठी हैं, इस तरीके से, ताकि कंपटीशन ना हो और थोड़ा खाना सबको मिल जाए। ये तो हो गया टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, या कॉम्पिटिशन से किस तरीके से होते हैं, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और उसको बचने की कोशिश कैसे की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। इसमें कोई पैरासाइट है जो किसी दूसरे पर होस्ट पे रहेगा और उसको यूज़ करता है खाने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड में लाइफ है, सरवाइव कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? फ्री लॉजिंग एंड मील्स, रहने की जगह फ्री, खाना फ्री, बदले में वो कुछ नहीं दे रहा, बीमारी ही दे रहा है। ठीक है, मैनी पैरासाइट्स
आर होस्ट स्पेसिफिक, यानी कौन सा होस्ट, उनको किसी को भी होस्ट बना लेंगे, नहीं, सब फिक्स हो जाते हैं, सिंगल स्पेसिफिक होस्ट होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हो जाते हैं कि वो साथ में इवोल्व भी करते हैं। अगर होस्ट चेंज हो रहा है तो पैरासाइट को भी चेंज होना पड़ेगा, ओके। इफ़ द होस्ट इवोल्व स्पेशल मैकेनिज्म for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species, okay। तो यहाँ पर evolve host अपने आप को improve कर रहा है, तो पैरासाइट भी इम्प्रूव कर रहा है कि उसको वहाँ पे रहने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन, दोनों में साथ साथ चेंजेस चल रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल पैरासाइट इवोल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी। पैरासाइट्स के अंदर क्या इवोल्यूशन हो रहे हैं, एडेप्टेशंस आ रही हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स क्योंकि उनको सिर्फ रहना है, खाना मिल रहा है, सब है, उनको ज़्यादा सेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेंस ऑर्गन उनके ख़त्म होने लगते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और उनमें एडहेसिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, सकर्स या, ठीक है, जो उनको होस्ट के साथ चिपके रहने में, उसको पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनको सब खाना पचा वचाया मिल रहा है। रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, खाए जाओ और रिप्रोड्यूस किए जाओ। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग one or two intermediate host or vector to facilitate parasitization in primary host। जैसे आपने मलेरिया पैरासाइट के बारे में पढ़ा, वो उसको मॉस्किटो भी चाहिए और ह्यूमन भी चाहिए, है ना। एक एग्जांपल दूसरा है ह्यूमन लिवर फ्लूक। ह्यूमन लिवर फ्लूक निमेटोड है, इसको भी होस्ट चाहिए, एक स्नेल, एक फिश, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और तीसरा ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन उसका प्राइमरी होस्ट है, स्नेल और फिश उसके इंटरमीडिएट होस्ट है। मलेरिया के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, मलेरिया पैरासाइट को वेक्टर मॉस्किटो है दूसरे होस्ट में जाने के लिए, ठीक है। पैरासाइट को खाना पानी मिल रहा है, तो पैरासाइट के लिए तो ये जो दूसरे के ऊपर रहना क्या है, बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है पैरासाइट के लिए। लेकिन होस्ट को क्या हो रहा है, होस्ट को हार्म हो रहा है, ठीक है। होस्ट को बीमारी लग रही है, उनका सर्वाइवल रिड्यूस हो रहा है, उनकी ग्रोथ में कमी आ रही है। बीमार रहेगा तो उनकी रिप्रोडक्शन में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो होस्ट है उसके लिए ये क्या है, लॉस है, तो ये इंटरेक्शन में पैरासाइट के लिए तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है और होस्ट के लिए नेगेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। सारे पैरासाइट्स बॉडी के अंदर नहीं रहते, कुछ बाहर भी रहते हैं, है ना, जैसे लाइस। तो जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स, और जो अंदर रहेंगे वो एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं लाइस और टिक्स ऑन डॉग्स। मैनी मैरीन फिशेस आर ऑल्सो infested with ectoparasite कॉपीपोड्स। कॉपीपोड्स एक्टोपैरासाइट हैं फिश के ऊपर। कस्केटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, यानी प्लांट्स में भी पैरासाइट आपको दिख रहे हैं, एक प्लांट पे दूसरा प्लांट। कस्केटा हेज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, के साथ लगा रहता है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा, वो अपना न्यूट्रिशन पूरा हेज प्लांट से ले रहा है। कस्केटा के अंदर क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है,
को न्यूट्रिशन अपना होस्ट से ही लेना है। ठीक है। एंडोपैरासाइट कौन है? जो इनसाइड द होस्ट बॉडी रहते हैं। ठीक है। एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल मोर कॉम्प्लेक्स है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर सिंप्लीफाइड। रिप्रोडक्शन इनमें ज़्यादा होती है। अच्छा, एक टाइप का पैरासिटिज्म और है ब्रूड पैरासिटिज्म। व्हाट इज ब्रूड? तो ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब नेस्ट, बॉडी के अंदर तो नहीं रह रहे, नेस्ट के अंदर, नेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। क्रो एंड कोयल सुना होगा आपने। कोयल क्या करती है? अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है ताकि क्रो उसको इंक्यूबेट करे और जब उसमें से बेबी निकले उसको खाना खिलाए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उड़ ही जाएंगे। तो कोयल अपने अंडे कहाँ दे देती है? क्रो के। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके। और क्योंकि दोनों डार्क हैं, उनके एग्स भी सेम शेप एंड साइज़ के होते हैं, तो वो पहचान नहीं पाता क्रो कि ये किसका है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका, एक ऑर्किड प्लांट ग्रो कर रहा है ऑन अ मैंगो ब्रांच। मैंगो ट्री पे ऑर्किड का ब्रांच आ गया, तो ऑर्किड को उससे खाना पानी मिल रहा है लेकिन मैंगो को कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल। तो बार्नेकल ग्रो कर रहा है वेल के ऊपर, तो वेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, लेकिन बार्नेकल को बेनिफिट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, कोई भी काओ बफेलो कुछ है, उसके ऊपर जो बर्ड बैठती है, कैटल एग्रेट बोलते हैं, जो उसके ऊपर से कुछ कीड़े वीड़े पकड़ के खाती है। ठीक है। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that had stinging tentacles and the clownfish that lives among them. sea anemone के टेंटिकल्स में कौन रहता है? क्लाउनफिश। तो इससे क्लाउनफिश को भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन सी एनिमोन को ना कोई हार्म हो रहा है ना उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। ओके। नेक्स्ट इंटरेक्शन है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसका एक सबसे फेमस सबसे सिंपल एग्जांपल आपको पता है, लाइकन। लाइकन के अंदर फंगस और एल्गी दोनों कंबाइन होके रहते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है यानी खाने का काम कर रहा है, और फंगस उसको स्पेस प्रोवाइड कर रही है रहने के लिए। इसी के जैसा और एग्जांपल है रूट्स के अंदर। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ना, प्लांट की रूट्स में फंगस रहती हैं या बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है। तो एक ये माइक्रोराइजा एग्जांपल, जिसमें फंजाई ग्रो करती है रूट्स में। तो फंजाई प्लांट को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, और प्लांट उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके। और एक एग्जांपल, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलिनेशन, नेक्टर मिल रहा है ना। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। ओके। और पॉलिनेशन करने के बदले में उन एनिमल्स को क्या मिल रहा है? पॉलिनेशन जो करता है उनको नेक्टर मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिल रहे हैं। ओके। अब इस बेनिफिशियल सिस्टम के अंदर कुछ चीटर्स भी होते हैं। वो खाना पीना तो ले लेते हैं लेकिन बदले में दूसरे को हेल्प नहीं करते। चीटर्स।
ओके, एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पोलिनेशन। अच्छा, अभी हमने पीछे एक पढ़ा था को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन क्या था? जिसके अंदर होस्ट और उसका पैरासाइट दोनों का इवोल्यूशन साथ में हो रहा है। तो को इवोल्यूशन जो भी फ्लावर्स हैं, अगर उनका इवोल्यूशन हो रहा है तो जो हनी बी या कोई और इंसेक्ट या बर्ड पॉलिनेशन कराता है उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि उसको नेक्टर मिलता रहे। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर आर टाइटली लिंक्ड। ओके, एक एग्जांपल है इसका फिग ट्रीज के अंदर। ठीक है, इनका पॉलिनेटर है वेस्प और वहाँ पर स्पीशीज़ फिक्स है कि कौन सा स्पीशीज़ ऑफ फिग को कौन सा स्पीशीज़ ऑफ वेस्प पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इनका एक पार्टनरशिप फिक्स है, वही करेगा। वेस्प क्या करता है? उसके फ्रूट में पॉलिनेशन करता है जब, तो अपने एग्स भी ले कर देता है, तो वो उसको रहने की जगह मिल गई। ठीक है, नरिशमेंट मिल रहा है। वेस्प पॉलिनेट कर रहा है और उसको एग ले की जगह मिल रही है। ठीक है, एक और है ऑर्किड्स। पैटर्न इनके अंदर बीज के ऊपर जो डिज़ाइन है वैसे ही ऑर्किड्स के ऊपर डिज़ाइनिंग दोनों का सेम डिज़ाइन रहता है, तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है मेडिटेरियन ऑर्किड का जिसका नाम है ओफायरिस। इसके अंदर पॉलिनेशन करने वाली जो स्पीशीज़ होती है उसका जो वेस्प का साइज़ है, बटरफ्लाई का डिज़ाइन है और जो फ्लावर है उसका जो पेटल है वो एकदम रिजेंबल करता है फीमेल बी को। ठीक है, तो वो फ्लावर ऐसे लगता है जैसे फीमेल बी बैठी हुई है, मेल बी इससे अट्रैक्ट होके आता है, उसको लगता है ये फीमेल बी है और वो वहाँ पर स्पर्म्स ले करने का कॉपुलेशन का काम करता है। और इस प्रोसेस के दौरान उसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी लग जाते हैं मेल के ऊपर। ठीक है, और वो दूसरे फ्लावर पे जब जाएगा तो वो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। अब अगर ये जो बी है, फीमेल बी है, इसका कलर, इसका पैटर्न चेंज होता है तो इस ऑर्किड फ्लावर को भी अपने आप चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ओके, ये देखो, ये ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पर हनी फ्लावर बैठा है, तो लेकिन वहाँ पर क्या है, ये एक बी आई है और जो दूसरा फ्लावर का पार्ट है वो उसको ऐसे लगता है कि उसका बी ही बैठी हुई है, फीमेल बी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हो गए। अच्छे से रीड करके आपने इनको करना है।